नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे वायुदाब व पवने या भूवायु तंत्र कहें, ग्लोबल विंड सिस्टम कहें या वायुदाब व पवने कहें, एक ही बात है। तो इनमें टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अनेक सारी बातें। तो यहाँ पर देखते हैं वायुदाब व पवनों के बारे में। वायुदाब व पवने क्या क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे, एक चार्ट जैसा बनाएंगे, वो जरा चर्चा करते हैं। चार्ट जैसा तो उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर वायुदाब व पवनों के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले अनेक सारे टॉपिकों का बेस है वो यही टॉपिक है। आने वाले अनेक टॉपिकों का बेस कहलाता है। टॉपिक का नाम है वायुदाब व पवनों के बारे में। तो देखिए क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छे से चार्ट जरा बना लीजिएगा, उसी चार्ट के अनुसार लगातार क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। पवन, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, और तीसरा है फेरेल का नियम। फेरेल का नियम, पवन, कोरियोलिस बल और फेरेल का नियम। यहां पर अगला है इसी के अंतर्गत विश्व के दाब कटिबंध, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के दाब कटिबंध, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विंड्स या पवन, कोरियोलिस फोर्स और फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। हिंदी इंग्लिश में ही है। सबसे कठिन टॉपिक नहीं, बहुत इजी करूंगा मैं आपके सामने, ढंग से समझिएगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आने वाले अनेक सारे टॉपिकों का बेस रहेगा। समुद्री जलधाराएं ये पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगी। बस अभी से ही शुरू किया है, पहली 2 लाइन लिखी है आपके सामने। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम कहलाता है पवन, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम। तो यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छे से इसको जरा समझिएगा, ठीक है। अगला इसमें है, टॉपिक का नाम है वैश्विक पवने। वैश्विक या इन्हीं को नाम देते हैं सनातन, या इन्हीं का नाम देते हैं प्रचलित पवने। इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल विंड्स के नाम से। वैश्विक, सनातन या प्रचलित पवने। मेरे अनुसार ज्योग्राफी टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। पूरे ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं टॉपिक बताऊं तो 1 नंबर पर मैं इस टॉपिक को रखूंगा। अनेक टॉपिकों का बेस है, ठीक है। तो नोट करिएगा क्या क्या है इसके अंतर्गत। पहले चार्ट बना लीजिए। पहला व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स, इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा, ट्रेड विंड्स। ग्लोबल विंड्स इसका पार्ट कहलाएगा ट्रेड विंड्स। पछुआ पवने, और तीसरा कहलाएगा ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने व ध्रुवीय पवनों के नाम से। अभी बिल्कुल शुरुआत की है मैंने, चार्ट बना रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मौसमी पवने, और इसमें आएगा स्थानीय पवने, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। मौसमी पवने और स्थानीय पवने। जलीय या
समुद्री पवने। सी ब्रिज कहेंगे सीजनल विंड्स, मौसमी पवने कहलाती है सीजनल विंड्स के नाम से। और दूसरा है कहलाती है स्थलीय पवने, लैंड ब्रिज, स्थलीय पवने लैंड ब्रिज के नाम से। और यहां पर पहला स्थानीय पवने गर्म पवने, गर्म पवने। और दूसरी कहलाएगी ठंडी पवने। गर्म पवने और ठंडी पवने, ये सारा टॉपिक आएगा। गर्म पवनों और ठंडी पवनों के अंतर्गत आएगा फोन, चिनोक, खमसेन, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, बोरा, बुरान। ठंडी में आएंगे बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड, बिलीवा। अनेक सारी जो पवने होती है, डॉक्टर पवने, हार्मेटन पवनों कहा जाता है। रक्त वर्षा करने वाली सिरोको, चिनोक को हिम भक्षणी स्नोएटर कहा जाता है। अनेक सारे ऐसे नाम आएंगे। ये टॉपिक इस समझ में नहीं आता है, कुलदीप जी कह रहे हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा, बढ़िया, मेरा प्रॉमिस है। और मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और ज्योग्राफी का मेरे अनुसार पूरे ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसी को मानता हूं। ये जिसने बढ़िया से समझ लिया वो समुद्री जलधारा मेरा अगला टॉपिक 100% अच्छे समझेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बढ़िया समझ में आएगी समुद्री जलधारा, कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको नाम। और इंडियन मानसून, जेट स्ट्रीम आपने नाम सुना होगा, जेट स्ट्रीम, इंडियन मानसून, क्या संबंध है जेट स्ट्रीम का, बहुत सारी बातें बढ़िया समझ में आएगी अगर ये टॉपिक बढ़िया से समझ लिया तो ये टॉपिक तभी समझ में आएगा। तो पहले दाब कटिबंध आएगा, दाब कटिबंध तभी आएगा। ये तीनों परिभाषा अगर जिसने बढ़िया समझ ली, ये इसकी जड़ है टॉपिक की। पवन, कोरिलेस बल और फेरल का नियम, ये जिसने बढ़िया से समझ लिया, समझ लीजिए आने वाले अनेक टॉपिकों का बेस आपने तैयार कर लिया है। नोट कर डाल लें इसको जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। पवन, कोरिलेस बल, फेरल का नियम, विंड्स, कोरिलेस फोर्स, फेरल्स लॉ, विश्व के दाब कटिबंध, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, गर्म पवनों में लू आ जाएगी, फोन आ जाएगी, चिनूक आ जाएगी, खमसिन आ जाएगा, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, काराबुरान, योमा, जोंडा। अनेक सारे नाम बताऊंगा मैं, 18-20 पवने बताऊंगा विश्व के इंपॉर्टेंट गर्म पवने। तो स्थानीय पवनों के अंतर्गत आ जाएगी इंपॉर्टेंट पवने। यहां पर हो गया, चित्र बना लीजिए, महत्वपूर्ण है। ये चित्र बनने के बाद आगे हम नोट करते हैं, टॉपिक चर्चा करते हैं। आधे मिनट का समय और जल्दी से इसको चार्ट को बना लो, फिर आगे समझना प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक चर्चा करेंगे, पवन किसे कहा जाता है। मैं इस टॉपिक में देख के आपके सामने चर्चा करूंगा पवन, कोरिलेस बल और फेरल का नियम। तीनों आपको जब समझा दूंगा तो एक साथ हम नोट यहां पर आगे कर लेंगे। एक एक करके टॉपिक आगे इसी क्रम में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं, नोट हो गया। इंडियन ज्योग्राफी का बेस भी है, बिल्कुल सही कहा। भारतीय मॉनसून, इसको समझे बिना नहीं समझ सकते, पक्का है। तो इंडियन मॉनसून का बेस है ये टॉपिक, इंडियन मॉनसून का बेस भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूवायुतंत्र या कहें वायुदाब पवनों के नाम से, भूवायुतंत्र भी कह सकते हैं। इस टॉपिक का दूसरा नाम है, आप इसे भूवायुतंत्र भी, ग्लोबल विंड सिस्टम भी कह सकते हैं। कई जगह लिखा आता है ग्लोबल विंड सिस्टम, भूवायु तंत्र या ग्लोबल विंड सिस्टम के नाम से, एक ही बात है, चाहे भूवायु तंत्र लिखे हैं, वायुदाब पवन लिखे। हो गया यहां पर, ठीक है। पहला टॉपिक समझते हैं, पवन किससे कहा जाता है। सुनिएगा यहां पर पवन की क्या परिभाषा होगी, पवन किससे कहेंगे, सरल परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। पवन किससे कहें, सुनिएगा। मेरे चारों ओर यहां पर वायु है लेकिन दिखाई नहीं देती है, तो वायु है लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे पाती है, तो क्या है, चारों तरफ यहां पर अदृश्य रूप से वायु पाई जाती है। बीच का स्थान हुआ यहां पर मेरे सामने का। मैंने क्या किया, एक मशीन ली और इसमें से जितना भी सामने की इधर की वायु है उनको अच्छे से मैंने निकाल लिया। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज कहेंगे। चलिए मैं एक बार इंग्लिश में नाम जल्दी से बोल दे रहा हूं, सुनिएगा सारे। पवन कहेंगे विंड्स, कोरिलेस फोर्स, फेरल्स लॉ, फेरल्स लॉ के नाम से। विश्व के दाब कटिबंध, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं आपको, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
वैश्विक सनातन या प्रचलित पवनों कहेंगे ग्लोबल विंड्स, ग्लोबल विंड्स के नाम से, ग्लोबल विंड्स। व्यापारिक पवने ट्रेड विंड्स कहलाएगी ट्रेड विंड्स। पछुआ पवने वेस्टर्लीज, पछुआ पवनों कहते हैं वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्लीज। ध्रुवीय पवने कहलाती है पोलर विंड्स के नाम से, पोलर विंड्स, पोलर विंड्स कहलाएगी ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स। मौसमी पवने सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स। जलीय या समुद्री पवने नाम कहलाती है, जलीय या समुद्री पवनों कहेंगे सी ब्रिज के नाम से, सी ब्रिज, सी ब्रिज या जलीय पवने। लैंड ब्रिज स्थलीय पवने, लैंड ब्रिज स्थलीय पवने। जलीय पवने कहलाएगी सी ब्रिज और स्थलीय पवने कहलाएगी लैंड ब्रिज। लोकल विंड्स, स्थानीय पवनों को नाम देंगे लोकल विंड्स। डबल डबल लिख नहीं सकता, बोल जरूर दूंगा मैं आपके सामने, आप सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इतना लिखने की इंग्लिश में भी जगह मेरे पास नहीं है, और लिखूंगा तो छोटे शब्द हो जाएंगे, सुन लीजिए और लिख डालिए, और क्या। लोकल विंड्स, गर्म पवने और ठंडी पवने, हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स के नाम से, हॉट विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। ये इंग्लिश में भी नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। वायु कह दो या पवन कह दो, नॉर्मली यहाँ ज्योग्राफी में एक ही बात है, वायु और पवन। पहला आता है पवन, किसे कहते हैं, कोरलिस बल या फेरल का नियम। ये तीनों समझते हैं। पहला मेरा बिंदु आराम से समझाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आने वाले टॉपिकों का बेस। कुछ कुछ बिंदु तो मैं 4-4-5-5 बार आपको समझाऊंगा, तो आप अच्छे से इनको समझेगा, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्रमानुसार हम चलेंगे। हाँ, अब ये मत पूछेगा सर कितना समय लगेगा, लगभग 5 क्लासों का समय लग जाएगा, 5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। और एक एक करके टॉपिक आगे बढ़ता जाऊंगा। इस टॉपिक के बाद क्या आएगा, वैश्विक पवन, इसके बाद क्या आएगा, मौसमी। तो लगातार देख लीजिएगा, जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पर आऊंगा, पवन। सुनिएगा, पवन किसे कहते हैं, सुने। हमारे चारों तरफ यहाँ पर वायु है, चारों तरफ वायु है, बीच का स्थान है जो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मशीन ली और इसमें सारी वायु थी वो यहाँ की निकाल ली। वैक्यूम क्लीनर नहीं होता कई बार सोखने वाला, हवाओं को निकाल देता है, वैक्यूम क्लीनर जैसा वहाँ हमने एक मशीन ली और बीच में सारा स्थान जो वायु थी, बीच की वायु सारी निकाल दी। बीच की अगर वायु निकाल दूंगा तो यहाँ पर वायु की एक बार कमी हो जाएगी। यहाँ से वायु निकाल दी तो सारी मेरे सामने की यहाँ पर वायु में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो हवाओं में जब कमी हो जाती है तो हवाओं का दबाव भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हवा ही कम हो गई तो यहाँ पर दबाव भी क्या हो गया, कम हो गया, हवाओं का प्रेशर। हवा यदि किसी स्थान पर बार बार आकर खूब सारी गिरा रहा हूँ तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने हवा निकाल दी तो यहाँ पर हवाओं की कमी हो गई तो हवाओं का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे कहेंगे लो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर, हाँ सारे समझाने के बाद लिखवा दूंगा मैं आपको। तो हवाओं का प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, जबकि इधर की तुलना में क्या है, आसपास में हवाओं का प्रेशर अपेक्षाकृत ज़्यादा है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा। इधर ज़्यादा किया नहीं है लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या है, ज़्यादा है। तो बीच में जहाँ हवा निकाली वहाँ पर कम हुई तो प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर। इसकी तुलना में इधर प्रेशर होगा ज़्यादा। अब बताइए, मैंने यहाँ से जब हवा निकाली तो क्या जिंदगी भर यहाँ पर कमी रहेगी, नहीं। यहाँ पर एक बार प्रेशर कम हो गया, इधर से हवाएं चलेगी और इसके स्थान को क्या करेगी, हवाओं को वापस जहाँ कम थी इसको वापस क्या कर देगी, भर देगी। तो इधर उच्च दाब और इधर था बीच में निम्न दाब। तो पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है, गैसों का क्षैतिज ऐसे गमन करना कहलाता है हॉरिजेंटल, क्षैतिज का यहाँ हॉरिजेंटल। पवन गैसों का हॉरिजेंटल या क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से, इधर उच्च दाब था, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है, जो हॉरिजेंटल प्रवाह है जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन के नाम से जानी जाती है। तो ये परिभाषा कहलाती है पवन के नाम से। पवन या विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गमन करती है। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है पहली परिभाषा, पवन के नाम से जानी जाती है। एक एक समझते जाएं, लिखते चले जाएं। तो पहली परिभाषा नाम कहलाती है पवन के नाम से जानी जाती है। चलिए एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके लगातार लिखते चले जाएंगे।
तो पहली परिभाषा लिख डालते हैं, पवन के नाम से जानी जाती है। तो देखिए पवन, पहली परिभाषा पवन या वायु। साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह, प्रवाह मतलब आगे बढ़ना, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च दाब क्षेत्र से हाई प्रेशर, जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन कहलाती है। परिभाषा शॉर्ट में ही बता रहा हूं राहुल जी। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है। हाई प्रेशर था, इधर बीच में से हवा निकाली, लो प्रेशर हो गया। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवाएं गमन करेगी, जो गैस से चलेगी, उन्हीं को बस पवन कहा जाता है। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, इधर उच्च था, बीच में क्या था, निम्न। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है। पहली परिभाषा यहां पर पवन की। दूसरा आप समझिएगा कोरियोलिस बल के नाम से। कोरियोलिस बल किसे कहा जाता है? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, इंग्लिश में भी यही नाम है, कोरियोलिस बल का या कोरियोलिस फोर्स कहें, एक ही बात है। कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स के नाम से। यहां बात समझ में आई या नहीं? पवन किसे कहते हैं परिभाषा, यहां आराम से समझते चले जाएगा, हामी बढ़ते चले जाएगा, मैं ताकि क्लियर रहूं कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया है। पहला परिभाषा थी पवन, दूसरा आऊंगा कोरियोलिस बल के बारे में। अगला समझिएगा कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो जरा यहां पर समझना पहले एक बार अच्छे से। सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या होती है, परिक्रमा करती है, घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पढ़ा है हमने अंडाकार मार्ग के अंतर्गत पृथ्वी। यहां पर मैं दर्शा रहा हूं पृथ्वी को, अर्थ को, और यहां पर भी दर्शा दी अर्थ को। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या होती है, चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है, इसे हम क्या कहेंगे, अर्थात परिक्रमण करना। परिक्रमा, माताजी पिताजी के साथ जाते हैं कई बार मंदिर में, क्या होते हैं, कहते हैं परिक्रमा कर लीजिए, और परिक्रमा करते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, मंदिर के चक्कर लगा लेते हैं। बस ऐसा ही पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है, परिक्रमण गति के नाम से जाना जाता है। यह गति कहलाती है परिक्रमण गति के नाम से। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है, परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यह गति कहलाती है परिक्रमण गति के नाम से। अगला समझिएगा परिभ्रमण गति। परिभ्रमण होता है पृथ्वी का अपने स्थान पर घूमना, वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर समझिएगा, पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे, और पृथ्वी अपने स्थान पर भी यहां पर क्या होती है, घूमती है। अपने स्थान पर भी ऐसे घूमती है, तो अपने स्थान पर घूमना कहलाता है परिभ्रमण गति। और ये परिभ्रमण गति दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से परिभ्रमण गति हो सकती है, या तो अपने स्थान पर ऐसे घूमे और या इस प्रकार से घूमे, दो ही तरह गति हो सकती है। तो या तो ऐसे घूमे और या फिर ऐसे घूमे। देखिए एक प्रश्न उठा है, आप लोग कई जने पूछे सर क्षैतिज प्रवाह क्या है, ऐसे गमन करना कहलाता है क्षैतिज, और ऐसे गमन करना कहलाता है लंबवत। तो पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च दाब, क्षैतिज मतलब ऐसे गमन करना, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, और ये कहलाता है वर्टिकल। पवन गैसों का क्षैतिज प्रवाह है जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, पवन कहलाती है।
परिभ्रमण और परिक्रमण, रोटेशन, और एक होता है रिवोल्यूशन। सूर्य के चारों ओर घूमना, ये क्या कहलाता है? परिक्रमण। अब हिंदी इंग्लिश में थोड़ा तो समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। कुछ कुछ शब्द के हिंदी के बड़े अच्छे होते हैं जो समझने में बड़ी आसानी करेंगे। आप अभी अच्छे समझने का प्रयास करिए, लिखने टाइप करने में और ज्यादा समय मत लगाइए। आप इधर समझने का प्रयास करें, जो मैं कोरिलेस बल आगे समझाऊंगा। कोरिलेस बल समझाने के कुछ बेस बता रहा हूं, इसमें मैं समय लूंगा 10-15 मिनट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से। परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण गति के नाम से। और अपने स्थान पर घूमना होता है, वो कहलाता है परिभ्रमण गति। मेरा यहाँ पर कोरिलेस बल में परिभ्रमण गति काम आएगा। रोटेशन, जो अपने स्थान पर ऐसे घूमना होता है, वो कहलाता है रोटेशन। और अपने स्थान पर घूमना दो तरीके से हो सकता है। देखिए, या तो इधर से इधर घूमे पृथ्वी, और या फिर इधर से इधर घूम ले। दो ही तरीके हो सकते हैं, इधर से इधर घूमना और ये वाला घूमना। देखिए, दो तरीके से हो सकता है। और अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो एक उदाहरण और है मेरे पास में। पृथ्वी, पृथ्वी क्या होती है? या तो इधर से इधर घूम ले और या फिर इधर से इधर घूमे। तो पृथ्वी वर्तमान में जो घूर्णन हो रहा है वो इधर से इधर की ओर है। ये वाला घूर्णन है पृथ्वी का, ऐसे घूम रही है इस प्रकार से। पृथ्वी का जो घूर्णन है वर्तमान में ऐसा घूर्णन है, यहाँ पर इस प्रकार का घूर्णन पाया जाता है। इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है इधर से इधर की ओर। तो इधर से इधर का कुछ नाम तो रखा जाएगा ज्योग्राफी में। मैं कहता हूँ ये वस्तु इधर से उधर जा रही है, तो इधर से इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इसका नाम क्या होगा जरा सुनना। पृथ्वी घूम रही है इस प्रकार से, तो मेरा ये हाथ कौन सा है जरा बताएं मुझे एक बार। मेरा यह हाथ कौन सा होगा? राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा? बताएं जरा जल्दी से। ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? जल्दी से बताएं। ये मेरा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? कौन सा हाथ होगा वो जरा बताएं मुझे। ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मेरा हाथ कहलाएगा राइट हैंड के नाम से जाना जाता है। और ये क्या कहलाएगा? लेफ्ट हैंड कहलाता है। ये राइट हैंड और ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही देखिए, ये दिशा कहलाती है पूर्व और ये दिशा कहलाती है पश्चिम के नाम से। हमेशा ग्लोब में ये कहलाएगी नॉर्थ और ये कहलाएगी साउथ के नाम से। ये चार दिशाओं के बारे में मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, जरा अच्छे सुनना। इन्हीं दिशाओं से रिलेटेड बार फिर बेस निकालूंगा कोरिलेस बल समझाने के लिए। बहुत सारे मैं कई सारे आपको पहले बेस क्लियर कर रहा हूं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है परिक्रमण, अपने स्थान पर घूमती है वो कहलाती है परिभ्रमण गति के नाम से। अब पृथ्वी की, जैसे आपने कहा ये राइट हैंड, आपने आंसर दिया राइट हैंड है, क्या इसको अमेरिका में लेफ्ट हैंड कह देंगे? नहीं, इसको अमेरिका हो चाहे जापान हो चाहे कोई भी देश हो, इसको हमेशा क्या कहेंगे? इसको हमेशा राइट हैंड और इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड। नामकरण दिया है मनुष्य ने, नामकरण दे दिया हमने, इसको लेफ्ट हैंड और इसको कहेंगे राइट हैंड के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है राइट हैंड और ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड के नाम से। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल यही बात, हमने नामकरण दिया तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पर नामकरण दे दिया है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पर हमने नामकरण दिए। तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पर पृथ्वी का ये जो घूमना कहलाता है, ऐसे घूमना, ये कहलाता है वेस्ट टू ईस्ट घूमना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। और इधर कहलाता है ईस्ट टू वेस्ट। वर्तमान में जो पृथ्वी का घूमना है ये कहलाता है, अर्थात इधर से इधर की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। पृथ्वी वर्तमान में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पूर्व से पश्चिम नहीं है राहुल जी, पृथ्वी का ये जो घूमना है वो कहलाता है वेस्ट टू ईस्ट घूमना कहलाता है। इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। ये वाला घूमना है वर्तमान में, अच्छे से देख लीजिएगा, यही आगे हमारे काम आएगा। तो ये पृथ्वी इस प्रकार से घूर्णन कर रही है, अर्थात अपने स्थान पर ये वाला घूर्णन है। और इस घूर्णन को कहते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना। यही मेरे कोरिलेस बल में भी काम आने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं। पृथ्वी वर्तमान में पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करे, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे घूमना नहीं है, बल्कि पृथ्वी का घूमना हो रहा है इधर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये वाला घूमना है वर्तमान में पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व, इसको घूमना कहा जाता है। जैसे इसको राइट हैंड कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड दुनिया में नामकरण है।
वैसे पृथ्वी के इस घूमने को पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति कहा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना कहा गया है। ये बात समझ में आ गई। और मैंने आपको बात बताई थी परिक्रमण गति वाली। अब यहां पर समझिएगा कुछ और बातें पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या होता है? वायुमंडल पाया जाता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, अनेक सारे ऐसे मंडल होते हैं जिन्हें कहते हैं एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना। सौरमंडल ट्रोपोस्फियर के नाम से कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, अनेक सारे ऐसे मंडल होते हैं। अच्छे से समझना मेरी बात को। पृथ्वी पर यहाँ पर अनेक सारे क्या होते हैं? मंडल होते हैं। वायुमंडल, यहाँ पर वायुमंडल की संरचना में परतें होती है। अब यहाँ पर सबसे निकट वाला मंडल कौन सा होता है? सौरमंडल कहलाता है। सबसे निकट में जो मंडल होता है वो कहलाता है सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सतह के सबसे निकट में स्थित मंडल होता है। पृथ्वी जब घूमेगी, अब यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी जब घूमेगी तो सौरमंडल की वायु और पृथ्वी के बीच में घर्षण होगा या नहीं? फ्रिक्शन जिसे कहें, घर्षण होगा दोनों के मध्य में। अब इसी घर्षण का प्रभाव पड़ेगा कोरियोलिस बल पर। जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूमेगी तो पृथ्वी की अर्थात सतह, सौरमंडल की वायु और पृथ्वी के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा यहाँ पर। और उसी घर्षण का प्रभाव मैं भी आपको दर्शाने वाला हूं। आंसर निकल जाएगा कोरियोलिस बल। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं? जटिल परिभाषा होगी, इसलिए अनेक बिंदु समझाते चल रहा हूं। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, सतह पर पाई जाती है वायुमंडल, सौरमंडल की वायु, सौरमंडल की वायु और पृथ्वी के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। यहाँ पर घर्षण होगा। मैं परिभाषा लिखवाऊंगा, इसकी धैर्य रखिएगा। ये कि यहां पर होगा घर्षण दोनों के मध्य में, तो घर्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा जरा सुनना। अब यहां पर अब निकलेगा आंसर कोरियोलिस बल। बढ़िया समझ में आएगा, देखिएगा। जीरो डिग्री और ये हो गया ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहां पर जरा देखिएगा, मैं कल्पना करता हूं पृथ्वी, अगर मान लीजिए अगर पृथ्वी गोल न होकर ऐसी चपटी होती और तो पृथ्वी के वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता, और पृथ्वी गोल है तो वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों बिंदुओं को हम यहां पर समझेंगे, तब आंसर आएगा कोरियोलिस बल के बारे में। अब जरा समझेगा कोरियोलिस बल क्या है। अगर मैं कल्पना करूं यहां पर वायुमंडल है और वायुमंडल है यहां पर, मैं पृथ्वी क्या कर रहा हूं यहां पर? गोल बता रहा हूं, और मैंने गोल बताया, लेकिन पृथ्वी है वास्तविक रूप से तो ऐसे गोल, लेकिन मैं पृथ्वी की कल्पना कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे चपटी होती पृथ्वी, ऐसे चपटी यहां पर, जो यहां पर दर्शाइए, देखिए गोल ना होकर ये सिरा बिल्कुल क्या होता? चपटा। जैसे यहां पर समझेगा, चपटी होती तो वायुमंडल से क्या प्रभाव पड़ता, और गोल है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर निकल कर आएगा कोरियोलिस बल। अभी मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, 5-7 मिनट जुड़े रहेंगे तो ये परिभाषा समझ में आएगी। थोड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसलिए मेरे जो बातें बताऊं उसे अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। तो यहां पर समझना आप लोग कोरियोलिस बल क्या है, उसके लिए मैं कुछ बता रहा हूं। यहां पर देखिए, इधर की ओर ढलान दर्शा रखी है, इधर की ओर भी ढलान है, लेकिन मैं मान रहा हूं पृथ्वी बिल्कुल क्या है? चपटी है। यहां पर चपटी होने का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर पृथ्वी फ्लैट होती है ऐसे बिल्कुल बोतल की तरह, तो पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता, वो जरा समझिएगा। नंदनी जी, अभी मैं वायुमंडल की संरचना नहीं बताऊंगा, मेरा टॉपिक भूवायु तंत्र है, उसके बाद वायुमंडल की संरचना पर भी चर्चा करूंगा। अभी इतना समझिएगा, सौरमंडल है। मैं कल्पना कर रहा हूं ये पृथ्वी को मैंने फ्लैट कर दिया है, अर्थात सीधा है। इधर पृथ्वी गोल न होकर बिल्कुल चपटी होती तो वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता? पवनों पर। और गोल होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो बातें अलग अलग समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा कोरियोलिस बल क्या है। तो समझना अच्छे से। अगर मैं कल्पना कर रहा हूं पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट होती तो देखिए यहां पर, अब जरा अच्छे समझेगा, यहां पर फ्लैट है पृथ्वी बिल्कुल ऐसे चपटी, और पृथ्वी यहां पर है सौरमंडल की वायु, ट्रोपोस्फियर की वायु। पृथ्वी को मैं घुमाना प्रारंभ करता हूं, जो ही घुमाना प्रारंभ करूंगा तो सौरमंडल की वायु और पृथ्वी के बीच में घर्षण होगा। यहां पर दोनों के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा यहां पर। और घर्षण होगा तो क्या होगा? ये सौरमंडल की वायु, जो मेरे अंगुलियों की तरह वायुमंडल, सबसे निकट वाला मंडल कहलाता है सौरमंडल। मैंने जो ही पृथ्वी को घुमाना प्रारंभ किया
तो दोनों के बीच में घर्षण होगा। तो देखिए पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, तो वायु किस दिशा में आगे बढ़ेगी? उल्टी दिशा में। जैसे मेरी अंगुली आगे बढ़ रही है, देखिए उसी दिशा में, जैसे मेरी अंगुली आगे बढ़ रही है उसी दिशा में आगे बढ़ेगी, अर्थात पवने। तो अगर मैं पृथ्वी को घुमाना प्रारंभ करता हूं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पवने उल्टी दिशा में आगे बढ़ेगी। किस दिशा में आगे बढ़ेगी? इधर बढ़ेगी, या इधर नीचे की ओर जाएगी, या ऊपर की ओर, और या फिर बिल्कुल सीधी सीधी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब पृथ्वी यदि फ्लैट होती तो पवने कैसी चलती? बिल्कुल सीधी सीधी चलना प्रारंभ हो जाती। बिल्कुल पवने कैसी चलती? सीधी सीधी यहाँ पर चलती रहती। तो पवने चलती बिल्कुल सीधी सीधी अगर पृथ्वी होती बिल्कुल फ्लैट। अगर कल्पना कीजिए मैं पृथ्वी का घूर्णन करना बंद कर दूं, तो क्या यहाँ पवने चलेगी आगे? घर्षण होगा दोनों के मध्य में? नहीं, पृथ्वी और वायु के बीच में घर्षण नहीं होगा। तो अगर मैं पृथ्वी को जो ही घुमाना प्रारंभ करूंगा तो यहाँ पर घर्षण होगा और पवने भी क्या होगी? आगे बढ़ना लगेगी। जितना तेजी से घुमाऊंगा उतनी पवने भी तेजी से क्या होगी? आगे बढ़ना प्रारंभ होगी। तो पृथ्वी घूमती है ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पवने भी घर्षण के कारण क्या होती है? आगे बढ़ती हैं। अगर पृथ्वी ऐसे फ्लैट है तो पवने कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल सीधी सीधी। यहाँ की पवने सीधी, यहाँ की पवने इधर सीधी, यहाँ की पवने यहाँ पर सीधी, तो पवने सीधी सीधी आगे बढ़ेगी अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो। लेकिन क्या है, यहाँ से पृथ्वी गोल है और इधर से पृथ्वी क्या है? गोल है। जैसा इस चित्र में देखेगा, इसमें बॉल में देखेगा, इसका मतलब यहाँ पर पृथ्वी फ्लैट नहीं है, बल्कि पृथ्वी तो कैसी है? गोल है। लेकिन पूरे पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा है जो बिल्कुल क्या है? फ्लैट स्थान है। और वो फ्लैट स्थान कौन सा है? 0 डिग्री पर। देखिए आप, बिल्कुल 0 डिग्री पर। इधर ढलान है उत्तरी गोलार्ध में और इधर ढलान है, बीचों बीच में पृथ्वी बिल्कुल क्या है? फ्लैट है। यहाँ पर 0 डिग्री पर ये बिल्कुल लाइन जब टच होती है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फ्लैट है और इधर की ओर ढलान लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ढलान लगातार बढ़ती जाती है। जैसा मैंने कहा पृथ्वी फ्लैट 0 डिग्री पर है। अब यहाँ ग्लोब में समझिएगा, 2 मिनट में अब आंसर आ जाएगा। कोरियलिस बल क्या है? यहाँ पर है सौरमंडल की वायु। मैं अगर पृथ्वी का घूर्णन करना बंद कर दूं तो क्या सौरमंडल की वायु और पृथ्वी के बीच में घर्षण होगा? नहीं होगा। अब मैंने धीरे धीरे पृथ्वी को घुमाना प्रारंभ किया। जो ही घुमाना प्रारंभ करूंगा पवने यहाँ पर चलना प्रारंभ होगी आगे आगे। तो पृथ्वी का जो ही घूर्णन होगा उसके विपरीत दिशा में पवने भी आगे बढ़ेगी। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने क्या होगी? आगे बढ़ने लगेगी। और कहाँ जाएगी? 0 डिग्री पर पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर लाइन मिलना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर क्या है? पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। 0 डिग्री पर पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है। पवने कैसी चलेगी? बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी। लेकिन 0 डिग्री से थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे उतना क्या होगा? ढलान बढ़ेगी। और इधर भी जाएंगे तो ढलान लगातार बढ़ती चल जाएगी। 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, ढलान बढ़ेगी। और वैसे 0 से 90 की ओर जाएंगे तो ढलान भी लगातार बढ़ती चली जाती है। ग्लोब नहीं, ये उदाहरण अच्छा है, मेरे अनुभव से मैं ले रहा हूं। बढ़िया, देखिए सलाह मत दीजिए आप मुझे, एक बात जरूर सुने। मैं जो अनुभव से लेकर आया हूं ग्लोब से ज्यादा अच्छा रहेगा समझाने में, इसलिए लेके आया हूं बॉल। यहां पर 0 डिग्री पर पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है तो पवने भी चलेगी, बिल्कुल सीधी सीधी पवने चल पाएगी। तो पवने चलेगी 0 डिग्री पर बिल्कुल सीधी। क्या लेकिन पृथ्वी इस बोतल जैसी फ्लैट है? नहीं, यहां पर तो पृथ्वी कैसी है? उत्तर में थोड़ी सी गोल और दक्षिण में भी इधर क्या है? गोल है यहां पर। अब यहां जरा समझिएगा, गोल भागों पर पवने कैसे चलेगी? पवने तो सभी जगह यहां पर वायु है। तो अब यहां पर 0 डिग्री पर पवने चलेगी बिल्कुल सीधी। लेकिन मैं कल्पना करता हूं यहां पर 1 डिग्री का क्षेत्र, 2 डिग्री का क्षेत्र, यहां पर कैसे चलेगी पवने? जरा देखेगा, 1 डिग्री, यहां पर 2 डिग्री का क्षेत्र, 40 डिग्री का क्षेत्र, ऐसे बढ़ेंगे आगे आएगा। तो यहां पर पवने कैसे चलेगी? यही आंसर होगा कोरियलिस बल। अब जरा समझना अच्छे से, आंसर निकल कर आ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने अपनी मूल दिशा से, तो यहां पर देखेगा पवने अपनी मूल दिशा कहां पर जाती है? सीधी। लेकिन जो ही थोड़ा सा उत्तर की ओर 1 डिग्री की पवन की चर्चा करें जहां थोड़ी सी ढलान है, तो जितना ढलान होगी उधर की ओर क्या होगी? तो एक उदाहरण समझिएगा मेरा, इसके बाद आता हूं। अगर मान लीजिए ये रोड है, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी है, न्यूट्रल में खड़ी है, कोई आगे पीछे उसमें स्टार्ट नहीं है, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं। अगर ढलान इधर है गाड़ी का, अगर रोड का ढलान इधर है, गाड़ी खड़ी है बिल्कुल स्थिर अवस्था में, तो गाड़ी इधर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी।
अगर ढलान इधर है तो गाड़ी इधर की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगी, इधर जिधर ढलान उधर की ओर बढ़ेगी। सेम बात यहां पर भी। अब जरा समझिएगा, 0 डिग्री पर पृथ्वी फ्लैट है तो पवनें चलेगी बिल्कुल सीधी सीधी, लेकिन यहां पर 0 डिग्री के थोड़ा सा उत्तर में यहां पर क्या है, ढलान है थोड़ी सी। जितना ध्रुवों की ओर जाएंगे उतनी ढलान बढ़ेगी, तो 1 डिग्री पर क्या होगा, यहां पर पवनें थोड़ी सी मुड़ना प्रारंभ होगी। तो परिभाषा सुनना आप कोरियोलिस बल की। अब आप समझ जाएंगे कोरियोलिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन मतलब ऐसे गति करना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा बिल्कुल सीधा जाना 0 डिग्री पर। तो हम चर्चा कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री पर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है, क्योंकि इधर ढलान है तो इधर की ओर ही मुड़ेगी, उत्तर में इधर ढलान है तो इधर मुड़ेगी, दक्षिण में इधर ढलान है तो इधर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। मुड़ने के लिए यहां पर जो बल लग रहा है, इसी बल को नाम देते हैं कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। ऐसा बल जो पवनों को मोड़ने के लिए उत्तरदायी हो रहा है, क्योंकि ढलान इधर है मुड़ेगी। तो देसी शब्दों में कहें तो कोरियोलिस बल का तात्पर्य है ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें थोड़ी थोड़ी क्या होती है, मुड़ जाती है। और मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी है उसी बल को नाम देते हैं कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। ऐसा बल जिसके कारण पवनें मुड़ जाती है, मुड़ने वाला बल कहलाता है कोरियोलिस बल। तो कहने का तात्पर्य शॉर्ट में बताऊं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। मुड़ने के लिए जो बल लग रहा है इसी बल को नाम देते हैं कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री पर तो बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल सीधी चलेगी। 1 डिग्री पर थोड़ा मुड़ेगी, 2 डिग्री पर थोड़ा ज़्यादा, 10 डिग्री पर और ज़्यादा, 40 पर और ज़्यादा, 60 पर और ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मुड़ जाएगी पवनें, तो सबसे ज़्यादा मुड़ जाएगी 90 डिग्री पर। तो कहने का तात्पर्य ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें मुड़ जाती है, और उस मुड़ने वाले बल को नाम देते हैं कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऐसा घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण भी लग रहा है और साथ साथ मुड़ाव भी हो रहा है। ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें मुड़ जाती है, उस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई है नहीं, बताइए मुझे जरा कमेंट करके। ये बात समझ में आई है नहीं, बताइए। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तो इधर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध होगा तो इधर मुड़ जाएगी, इधर की ओर। ये बात समझ में आई है नहीं। 0 डिग्री पर पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट है तो पवनें चलेगी सीधी। 1 डिग्री पर थोड़ी मुड़ेगी, 2 डिग्री पर थोड़ी ज्यादा, 3 पर और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मुड़ाव कहां पर होगा, सबसे ज्यादा मुड़ाव होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में। अभी स्वाति जी आप जो पूछ रहे हैं चक्रवात से भी संबंध है या नहीं, बताइए। चक्रवात टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, संबंध है इसका, बिल्कुल है, लेकिन अभी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में जब चक्रवात टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको दर्शाऊंगा। बात समझ में आई है नहीं, बताइए। तो अब जरा एक बात सुनिएगा मेरा, कोरियोलिस बल का, या यूं कह दे पवनों को मोड़ने वाला बल, बिल्कुल कम मान कहां पर होगा, 0 डिग्री पर। 1 डिग्री पर थोड़ी मुड़ेगी, 2 डिग्री पर थोड़ी ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां पर मुड़ जाएगी, मुझे जरा बताएं। कोरियोलिस बल का मान या पवनों को मोड़ने वाले बल का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे ज्यादा होगा 90 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर ढलान बिल्कुल कम, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। 1 डिग्री पर थोड़ी मुड़ेगी, 2 डिग्री पर थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा मुड़ाव कहां पर होगा, सबसे ज्यादा मुड़ाव होगा ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल का मान होता है। बात समझ में आई है नहीं, बताइए अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे अनुसार पूरे ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट यदि परिभाषा है तो वो कोरियोलिस बल की है। सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल में मुड़ाव कहां पर होगा, आंसर दीजिए मुझे। 0 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या 90 डिग्री? 90 डिग्री पर होगा सब ज्यादा। बहुत बढ़िया कहा, सही है। ये बातें अगर समझ गए तो समझ लीजिए आने वाले टॉपिकों का बेस क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। बात समझ में आई। अनीता जी कह रहे हैं ध्रुवों पर, बिल्कुल। संजय जी कह रहे हैं ध्रुवों पर। इस बार मैं थोड़ा नाम लेके आपको कहूंगा, आपको भी बड़ा मोटिवेट होंगे। वैसे मैंने नाम नहीं लेता हूं आजकल में, लेकिन समझिएगा जरा, बिल्कुल सही कहा। ध्रुवों पर इसका मान होगा वो ज्यादा होगा, ध्रुवों पर पवनें होगी वो मुड़ती चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही कहा आपने। कोरियोलिस बल का मान शून्य कहां पर होगा, शून्य का मतलब बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। कहां होगी जरा ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। कोरियोलिस बल का मान बिल्कुल भी शून्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी पवनें।
वो क्षेत्र कौन सा होगा, जरा बताएं मुझे। कोरियोलिस बल का मान शून्य कहां पर होगा? कोरियोलिस बल का मान शून्य कहां पर होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा, 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का मान क्या होगा? सर्वाधिक पाया जाता है। तो परिभाषा लिख डाले इसकी, कोरियोलिस बल। सही कहा, बहुत सही कहा, 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल का मान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो मैं यहां परिभाषा लिख रहा हूं कोरियोलिस बल की। पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिभाषा लिखवा रहा हूं, परिभाषा लिख डालिएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन ने अपनी मूल दिशा से, मूल दिशा सीधा जाना था, याद करिए मूल दिशा क्या थी? मूल दिशा पवनों की होती है बिल्कुल सीधा सीधा जाना, लेकिन 1 डिग्री पर थोड़ी मुड़ेगी, 2 पर थोड़ी ज्यादा, 3 पर और ज्यादा, 40 50 पर, 60 पर, 70 80 और 90 पर तो और भी ज्यादा होगी, सब ज्यादा मुड़ा होगा 90 डिग्री। बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अच्छा बात है। आगे देखिए, दाब कटिबंध भी समझ में आएंगे इससे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। पवनों के मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी है देखिए, मैं इस टॉपिक को बहुत आराम से धैर्य से पढ़ाऊंगा, इसमें आप जल्दी करने की बिल्कुल भी चर्चा मत करना प्लीज। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से कुछ मुड़ जाती है। पवनों के, सॉरी यहां पर लिखिए एक बार, जो एक शब्द रह गया है, पवनों के मुड़ने के लिए जो बल उत्तरदायी है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। देसी शब्दों में कह दूं, अपने देसी शब्दों में कहने का तात्पर्य है, हाँ क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं कैसा आता है, अभी टॉपिक करवाते ही मैं इसमें टॉपिक में खास बात यह, प्रश्न छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा, साथ में प्रश्न भी दूंगा आपको, सॉल्व करने होंगे। तो एक बार जरा समझिएगा इसका मतलब यह हुआ कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल का तात्पर्य है पवनों को मोड़ने वाला बल, ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें क्या होती है, कुछ मुड़ जाती है, उस बल को नाम देते हैं कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। तो गंगानगर में बारिश हो रही है, यहां पर कॉन्सेप्ट की बारिश हो रही है नहीं, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा घर्षण बल जिसके कारण पवनें मुड़ जाती है, उस बल को नाम क्या देते हैं? कोरियोलिस बल। देसी शब्दों में कहें तो पवनों को मोड़ने वाला बल, पवनों को मोड़ने वाला बल ही कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ जने सलाह दे रहे कि सर करंट जीके की भी कभी क्लास ले ले। बिल्कुल, महीने में एक आध बार कभी समय मिलेगा तो करंट जीके की भी क्लास लूंगा मैं आपके, ठीक है। तो उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल का मान कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा, इक्वेटर कहें, कोरियोलिस बल का मान इक्वेटर या विषुवत रेखा से
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है, तो ये कहलाता है कोरियलिस बल के नाम से। तो कोरियलिस बल का सर्वाधिक मान कहां पर होगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। सबसे कम मान कहां पर होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। तो ये कहलाती है कोरियलिस बल के नाम से। नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर मैं अगला आता हूं। फेरल का नियम, वो इससे भी सरल है, वो तो बहुत ही सरल है, उसमें समय नहीं लगेगा। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है फेरल का नियम। आप समझ भी चुके हैं फेरल का नियम क्या है, बस आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसको नोट कर ले। कोरियलिस बल, मेरे अनुसार ज्योग्राफी टॉपिक का, मैंने आपको पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यही है, कोरियलिस बल। आज ही समझ में आया मुझसे? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अभी तो समझ में कहा, अभी तो छोटा शुरुआत हुई हमारी, आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक समझेंगे इसमें। नोट कर लिया? ध्रुव मतलब पोलर रीजन्स, उसे कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा इक्वेटर से पोलर रीजन्स की ओर जाने पर, पोलर मतलब ध्रुवों की ओर, पोलर रीजन्स की ओर जाने पर लगातार बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर मान अर्थात विषुवत रेखा पर कम होगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। पोलर रीजन्स की ओर जाएंगे तो लगातार बढ़ता चला जाता है। पोलर रीजन्स कहलाता है, पोलर या ध्रुव कहें एक ही बात है। पोलर रीजन्स की ओर जाएंगे लगातार बढ़ेगा और विषुवत रेखा पर सबसे कम पाया जाता है। हो गया? अगला समझेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगली परिभाषा लिखूंगा, फेरल का नियम, फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। फेरल का नियम बताने से पहले एक बात जरा समझ लीजिएगा मेरी अच्छे से, यहां मुझे अच्छे समझ लेना बढ़िया से, फिर फेरल का नियम समझ में आ जाएगा। जरा सुनिएगा ध्यान से। सबके कमेंट आ रहे हैं, आशुतोष जी सबके कमेंट आ रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। पहले मेरे कमेंट सुनिए, आज महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों के कमेंट आज थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज मेरे कमेंटों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सुनिएगा, पृथ्वी का रोटेशन जिम्मेदार नहीं है, इसमें केवल रिवोल्यूशन जिम्मेदार है, रोटेशन जिम्मेदार नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण करना इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कोरियलिस विद्वान थे, उन्होंने उनके नाम के आधार पर कोरियलिस प्रभाव पड़ा है। वो आगे मैं फैक्ट के रूप में लिखवा दूंगा, आपको चिंता मत करिए, धैर्य। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस मेरे ऊपर विश्वास करें। आप मेरे कमेंट ही सुनना अच्छे से। ये मेरा हाथ कहलाता है, इसे मैं कहूं राइट हैंड, या कह दूं जीवना हाथ कह दूं, या इसे कह सकते हैं दायां हाथ कह दें। दायां राइट हैंड या जीवना हाथ, जो भी आप समझें वो ये कहलाता है। राइट हैंड, जीवना हाथ या दायां हाथ, जो भी समझे। तो ये दायां हाथ है मेरा, दायां हाथ या राइट हैंड, ये मेरा कहलाता है। लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कह दूं, एक ही बात है। मैं इसे लेफ्ट हैंड कह दूं या बायां हाथ कह दूं या डावा हाथ कह दूं, एक ही बात है। ठीक है, लेफ्ट हैंड या डावा हाथ या बायां हाथ कह दूं, एक ही बात है। कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे से मुझे पूछ लीजिएगा जहां डाउट हो। ये मेरा बायां हाथ है या लेफ्ट हैंड है, ये मेरा दायां हाथ या राइट हैंड है। अब जरा समझिएगा फेरल का नियम, सुनना आप मुझे। कोरियलिस बल के कारण, घर्षण बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ जाती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इधर मुड़ जाएगी, और इधर मेरा हाथ कौन सा है? दायां हाथ। कोरियलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, राइट साइड मुड़ जाती है। दाईं ओर कहूं या राइट साइड। और कोरियलिस बल के कारण पवनें दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर या लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। बस इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। फेरल के नियम के अनुसार, अर्थात कोरियलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। पुनः सुन लीजिएगा, बहुत सरल है, सिंपल सी बात है। इधर ढलान है उत्तरी गोलार्ध में इधर, तो पवनें इधर मुड़ जाएगी इस तरफ, और इधर मुड़ेगी तो क्या, कौन सा हाथ है ये हाथ कहलाता है राइट हैंड, या कहलाएगा जीवना हाथ कह दें, या फिर इसी को कहते हैं दायां हाथ कहलाता है। बाइस बैलेट भी बताऊंगा, जरा धैर्य रखिए, जो मैं समझाऊं वो समझ लीजिए। आज कमेंट मेरे ही सुनिएगा। कोरियलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दायां हाथ इधर तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, इसी को
फेरल का नियम कहा जाता है। फेरल नामक विद्वान के आधार पर नाम पड़ गया फेरल का नियम। तो कोरिलेस बल घर्षण बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। ये बात समझ में आई है नहीं बताइए? फेरल का नियम सिंपल सी बात है। कंफ्यूज हो सीधा अपने हाथ को ऐसे रखिए, मेरे हाथ में जो उभरा हुआ भाग है बीच की रेखा हो गई, इधर ढलान इधर की ओर है, तो अर्थात पवनें मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में इधर की ओर दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाएगी बाईं ओर, लेफ्ट साइड। बस इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। तो कोरिलेस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। कोरियोलिस बल के कारण बातें समझ में आई है नहीं बताइए जरा मुझे कमेंट करके। बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सरल सा बिंदु है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी कहेंगे हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर। बाएं मतलब लेफ्ट साइड, बाएं ओर लेफ्ट साइड। इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में समझेगा। लेफ्ट साइड को कहेंगे बाएं ओर और राइट साइड हो जाएगा तब दाएं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। देखिए ऐसा होगा जैसा मैंने आपके सामने यहां पर दर्शाया, सुनिएगा। यहां पर पृथ्वी घूमेगी तो घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न हुआ कोरियोलिस बल कहलाएगा। ढलान इधर है तो इधर मुड़ जाएगी पवनें, और इधर मुड़ जाएगी। तो ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मेरा हाथ है राइट हैंड है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में इधर घूमेगी तो क्या होगा? बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए पृथ्वी जिधर चलती है ना, घूमती है, उसके उल्टी दिशा में पवनें चलती हैं, क्योंकि घर्षण लगेगा तो क्या होगा? उल्टे में चलेगी पवनें, साथ साथ नहीं बल्कि उल्टी दिशा में चलेगी। तो फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को फेरल का नियम कहा जाता है। मैं तथ्य लिखवाऊंगा, नेहा जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल तथ्य लिखवाऊंगा। कोरियोलिस बल, फेरल का नियम किसने दिया, कब दिया, वो लास्ट में एक साथ सारे तथ्य लिखवा डालूंगा। उस समय अभी तथ्यों पे चर्चा नहीं करूंगा, आज कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूंगा। आपके सामने जरूर लिखवाऊंगा, मुझे याद है मैं हर बैच में लिखवाता हूं, यहां पर भी लिखवाऊंगा, पक्का है। मैंने हर बार हर बैच में लिखवा है, तो यहां पर भी लिखवाऊंगा, लेकिन समय आने पर जरूर लिखवा दूंगा, ठीक है। आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। तो फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका डायग्राम नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे घटना घटित। अगर जब भी कभी कंफ्यूज हो तो सीधा सिंपल सी बात है, अपने हाथ को ऐसे रखिए, बीच में रेखा होगी 0 डिग्री, इधर ढलान है तो इधर मुड़ जाएगी पवनें, ढलान की तरफ इधर, और इधर ढलान है तो हाथ कौन सा हुआ? राइट साइड, और उधर ढलान है तो कहलाएगा लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गई होगी सारी? तो ये कहलाता है कोरियोलिस बल और फेरल का नियम। तो एक प्रश्न देता हूं, जरा बताइएगा, मुझे आंसर दीजिएगा यहां पर, समझ में आया है तो।
कोरियोलिस बल का मान निम्न में से कहां सर्वाधिक होगा? विषुवत रेखा या इक्वेटर कहें। विषुवत रेखा को कहा जाता है इक्वेटर, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा और मकर रेखा। बताइए मुझे इसमें से क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक अर्थात कहेंगे पोलर रीजन, नॉर्थ पोल, ये कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बताइए मुझे इसमें क्या आंसर होना चाहिए? कोरियोलिस बल का मान निम्न में से कहां सर्वाधिक होगा? निम्न में से कहां पर सबसे ज्यादा होगा? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। इसका सही आंसर देंगे तब मैं मानूंगा आपको बिल्कुल समझ में आया है या नहीं। इसका जरा आंसर दें, ए, बी, सी और डी में से आंसर दीजिएगा। विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनमें से आंसर दीजिए मुझे, कौन सा सही होगा? क्या आंसर होगा बताएं जरा। बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी। अभी तक मेरे ख्याल गलत तो किसी का भी नहीं आया है, बिल्कुल सही दे रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे अनुसार। आंसर कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र पोलर रीजन्स, कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार बढ़ता चला जाता है, तो नाम कहलाता है पोलर रीजन्स होगा वो 90 डिग्री, तो सबसे ज्यादा मान होगा अर्थात उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। पिछले बार राजस्थान में यहां पर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में एक प्रश्न पूछा गया था, वही सेम प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, उसका आंसर दीजिएगा जरा। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो पूछा गया था, पूछूं या नहीं बताइए। एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में एक प्रश्न पूछा गया था, वही प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ा जटिल है, उसको जरा सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। अगला प्रश्न समझना, दूसरा प्रश्न थोड़ा जटिल होगा लेकिन आंसर देना। विक्षेपण बल का मान कहां सर्वाधिक पाया जाता है? नब्बे डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश और 50 डिग्री अक्षांश। अक्षांश कहेंगे लैटिट्यूड, अक्षांश कहा जाता है लैटिट्यूड को। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री और एक ऑप्शन लिखा है 90 डिग्री अक्षांश। विक्षेपण बल का सर्वाधिक मान पाया जाता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर, सौरभ जी आप जो पूछ रहे हैं, सुरभि जी पूछ रहे हैं, वो लो प्रेशर हाई प्रेशर अभी समझाऊंगा। विश्व के दाब कटिबंध तब आप ये क्वेश्चन पूछना, बढ़िया समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर दीजिए सोच समझकर। विक्षेपण बल का मान सर्वाधिक कहां पाया जाता है? विक्षेपण बल का मान सर्वाधिक कहां पाया जाता है? 90 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री अक्षांशों पर कहां पर पाया जाएगा बताएं मुझे। विक्षेपण बल का सर्वाधिक मान कहां पर पाया जाता है? यहां कोरियोलिस बल तो लिखा ही नहीं है, आप कोरियोलिस बल के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, कोरियोलिस बल तो लिखा ही नहीं है यहां पर तो विक्षेपण बल लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? विक्षेपण बल। सर ये बल कौन सा है? ये देखिए, अभी देखते हैं ये बल कौन सा है, जरा समझना इसका आंसर। आंसर तो आप लोग बहुत सही दे रहे हैं, बिल्कुल
तुक्का समझिए चाहे जो भी समझ के दीजिए, आंसर तो आप सही दे रहे हैं। सुनिएगा कैसे होगा। विक्षेपण का मतलब क्या होता है हिंदी में? विक्षेप का मतलब होता है, कहलाता है मुड़ाव। विक्षेप का मतलब हिंदी वाले टीचर को आप पूछेगा, मुड़ाव कहा जाता है। और विक्षेपण मतलब मुड़ने वाला। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, वही प्रश्न दिया मैंने आपको, मुड़ने वाला। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा गया था, विक्षेपण मतलब मुड़ने वाला। तो हो गया, मुड़ने वाले बल का सर्वाधिक मान सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो क्या कोरिलेस बल है? ये पवनों को मोड़ने वाला बल नहीं है। पवनों को मोड़ने वाला बल या विक्षेपण बल ही तो है। मोड़ने वाला बल कहें या विक्षेपण बल कहें, एक ही बात है। पवनों को मोड़ने वाला बल या विक्षेपण बल दोनों सेम ही है। बिल्कुल सही कहा, पवनों को मोड़ने वाला बल या विक्षेपण बल एक ही है। शब्द दूसरा आ गया, देखिए एग्जाम में लिखा है पवनों को मोड़ने वाले बल का सर्वाधिक मान, चाहे कोरिलेस बल का मान चाहे विक्षेपण बल का मान, वह कौन सा अर्थात बल है जिसके कारण पवनें बहुत ज्यादा मुड़ जाती है? तो नाम होगा कोरिलेस बल या विक्षेपण बल या पवनों को मोड़ने वाला बल। देखिए एग्जामिनर सवाल तो वही है, सवाल को बदल थोड़ा सा अलग से दिया है। पवनों को मोड़ने वाले बल का सर्वाधिक मान क्या होगा? बात वही है, 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र में। पवनों को मोड़ने वाला बल को कोरिलेस बल को, फेरेल का नियम कोरिलेस बल कह दो, चाहे मोड़ने वाला बल कह दो, चाहे पवनों को मोड़ने वाला घर्षण बल कह दो, एक ही बात है। तो ये सर्वाधिक कहां पर होगा? 90 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। तो ये होगा 90 डिग्री पर। इसका भी आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यहां पर सही है। बात समझ में आ गई होगी। आज एक एक बिंदु को बढ़िया से, आज मैंने केवल 3 परिभाषाओं में 1 घंटे का समय लिया है। तो समझ लीजिए ज्योग्राफी का ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने यहां पर बहुत सारा समय दिया है। समय की आप चिंता मत करना, मैं बढ़िया से धीरे से आराम से प्रश्न सॉल्व कराते हुए, एग्जाम में प्रश्न आए हुए वो रखते हुए फिर आपके सामने सॉल्व करूंगा। चाहे एक क्लास ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझेंगे हम बढ़िया से। आज समय हो गया है, धन्यवाद। इतना ही समझेंगे, कल आगे और चर्चा करेंगे। विश्व के दाब कटिबंध एनसीईआरटी वगैरह में कहीं हो तो पढ़कर आना, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।